हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स जो 2018 में हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे हम उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। मतलब आपके पास आइडियल गैस के कितने मोल है? 1 मोल है। मतलब आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। और एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। और आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है? 1 गिवन है। आपको सबसे पहले क्या गिवन है? कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो आपको एन कितना गिवन है? 1 मोल। फॉर विच ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड एज, मतलब जब उसका एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। टी इक्वल टू टी नोट प्लस का अल्फा वी स्क्वायर। यहाँ पर टी क्या है? टेम्परेचर है। और वी क्या है? वॉल्यूम है। वेयर टी नोट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, मतलब टी नोट और अल्फा कैसे कांस्टेंट है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। यहाँ पे टी नोट और अल्फा कैसे कांस्टेंट है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। सो अगर ये आपके पॉजिटिव कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के बढ़ाने से जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पे देखो, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये ज्यादा आएगा, ये ज्यादा आएगा तो इसमें ये ज्यादा वैल्यू जुड़ेगी तो टी भी क्या आएगा? ज्यादा। मतलब वॉल्यूम के बढ़ने से, मतलब एक्सपेंशन से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर क्वेश्चन कभी आ जाए फ्यूचर में कि टी इक्वल टू टी नोट अल्फा वी स्क्वायर है, टी नोट और अल्फा पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो एक्सपेंशन से टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? एक्सपेंशन से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम के बढ़ने से टी भी क्या होगा? बढ़ेगा आपका। ये तो एक क्वेश्चन हो गया आगे का। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि व्हेन दिस गैस इज एट इट्स मिनिमम एटीन्यूएबल प्रेशर, मतलब जब ये गैस कहाँ पे होगी? मिनिमम एटीन्यूएबल प्रेशर पर होगी तो उसका टेम्परेचर बताओ कितना होगा। मींस टी की वैल्यू कब पूछ रहा है? जब वो उसका प्रेशर कितना होगा? मिनिमम एटीन्यूएबल प्रेशर होगा। मतलब उस गैस का जो प्रेशर है जब मिनिमम होगा तब उसका टेम्परेचर बताइए। मतलब ये जो टेम्परेचर निकालने के लिए आपको V निकालना पड़ेगा। मतलब V पता लग जाए कहाँ पर? एट मिनिमम एटीन्यूएबल प्रेशर पर। मिनिमम एटीन्यूएबल प्रेशर मतलब मिनिमम कितना प्रेशर आप अटेन कर सकते हो, उसके ऊपर आपको V पता लग जाए। और अगर V पता लग गया तो आप यहाँ पे रख दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका T आ जाएगा, टेम्परेचर मिनिमम एटेन्यूएबल प्रेशर पर। सो हम कैसे करेंगे इसको? हमें पता है कि पी वी किसके इक्वल होगा? आर टी के। फॉर आइडियल गैस इक्वेशन से हमें एन कितना गिवन था? 1 गिवन था। तो पी वी इक्वल टू आर टी। तो पी किसके इक्वल आएगा? आर टी बाय वी। तो आर बाय वी और टी की जगह हम क्या रख देंगे? टी नोट प्लस का अल्फा वी स्क्वायर, ये रख सकते हैं। तो प्रेशर क्या आ जाएगा? आर टी नोट बाय वी। आर टी नोट बाय वी प्लस का आर अल्फा इंटू में वी, क्योंकि एक वी से एक वी कट जाएगा तो ऊपर एक वी ही बचेगा। फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर इट्स मिनिमम वैल्यू, मतलब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो फॉर इट्स मिनिमम वैल्यू मतलब v की वैल्यू क्या होगी? जिसके ऊपर p मिनिमम आए तो आपको dp बाय dv को कितना करना पड़ेगा? 0। मतलब इस p को मिनिमम या मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर देते हैं। और हमें इस v की वैल्यू चाहिए कि इस v की वैल्यू क्या हो कि ये आपका मिनिमम हो जाए। तो इसके लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में कितना करना पड़ेगा? 0 के बराबर करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है मैक्सिमा और मिनिमा, जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में कितना कर दिया जाता है? 0। कि वो वैल्यू हम कितनी ले कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए।
तो वह क्या हो जाएगी, मिनिमम या मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको प्रेशर मिनिमम लेना है, प्रेशर मिनिमम लेना है और वॉल्यूम की क्या वैल्यू ले कि ये मिनिमम हो जाए, तो dp बाय dv क्या करना होगा, जीरो। सो अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कर देते हैं। आर और टी नोट तो कांस्टेंट हो गए, और डेरिवेटिव किसका करोगे, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में v की पावर -1 का, क्योंकि v नीचे है तो ऊपर जाकर v की पावर क्या हो जाएगी, -1, प्लस आर अल्फा कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, v के रिस्पेक्ट में v का, इक्वल टू जीरो। यही गिवन है आपको। तो आर टी नोट और v की पावर -1 है तो -1 आगे आ जाएगा, और v की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, प्लस आर अल्फा, और v का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे भी v ऊपर भी v, तो dv बाय dv कैंसल आउट होकर 1 आ गया, इक्वल टू जीरो। तो ये क्या होगा, r टी नोट और ये माइनस है, और नीचे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्व प्लस आर अल्फा इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस वाली टर्म उस साइड ले जाते हैं, तो आर टी नोट बाय वी स्क्वायर इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा। तो हमें तो वी चाहिए, तो ये वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इस साइड वी स्क्वायर ले जाओ और आर अल्फा को नीचे ले आओ, तो आर टी नोट बाय आर अल्फा, तो आर से आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो टी नोट बाय अल्फा, और वी कितना आ जाएगा फिर, टी नोट बाय अल्फा, और ये स्क्वायर उस साइड जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। और वॉल्यूम हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू ही ली है। तो v की वैल्यू आ गई कि v की ये वैल्यू होगी जिसके ऊपर प्रेशर आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। तो v की वैल्यू आपको पता लग गई। अब इस v की वैल्यू को हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे t की जगह पे, t इक्वल टू टी नोट प्लस अल्फा वी स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे, v की जगह पे टी नोट बाय अल्फा का स्क्वायर रूट रख देंगे। अब क्या होगा देखिए, t किसके इक्वल था, टी नोट प्लस अल्फा वी स्क्वायर, हमें v की जगह ये रखना है, t इक्वल टू टी नोट प्लस अल्फा, v का स्क्वायर किसके इक्वल था, टी नोट बाय अल्फा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम टी नोट बाय अल्फा ही रख देते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर रखोगे तब भी यही आएगा, या डायरेक्ट v स्क्वायर की जो वैल्यू है वही रख दो, अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, टी नोट प्लस टी नोट, तो टोटल क्या हो जाएगा, टू टी नोट। तो टेम्परेचर कितना आएगा, एट मिनिमम एटीन्यूबल प्रेशर पे जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, टू टी नोट के इक्वल होगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इसमें आपने एक नया कंसेप्ट सीखा कि आइडियल गैस का मिनिमम एटीन्यूबल टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, कि पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। इसमें हम n की वैल्यू 1 गिवन थी 1 मोल के लिए, और टेम्परेचर जो गिवन था वो इस इक्वेशन में पुट करके आपने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में प्रेशर का डेरिवेटिव जीरो कर दिया। मतलब आप प्रेशर को मिनिमम करना चाहते हो, लेकिन वो वॉल्यूम की किस वैल्यू पे होगा मिनिमम, वो चेक करना था आपको, और वो आपने निकाल लिया, और वो वैल्यू जो होगी आपके टेम्परेचर वाले एक्सप्रेशन में आपने लिख दी, तो जिससे आपका वो टेम्परेचर आ गया, कब, जब आपका प्रेशर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी प्रेशर की तब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, मतलब एक वन डायमेंशनल बॉक्स है। वैसे ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, किसका है, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, जो हम बीएससी के अंदर पढ़ते हैं, वन डायमेंशनल बॉक्स, इनफाइनाइट वन डायमेंशनल बॉक्स। इनफाइनाइट बॉक्स होता है, इनफाइनाइट का बॉक्स मतलब होता है कि जिसकी दीवारें जो होती है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल की होती है, इनफाइनाइट पोटेंशियल का बॉक्स होता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स होता है एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन, मतलब ग्राउंड स्टेट है, मतलब इस फॉर्मूले में या इस एक्सप्रेशन में जब यूज करोगे तो n कितना यूज करना पड़ेगा, इन वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जो हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे उसमें n की वैल्यू कितनी यूज करोगे, 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए n कितना होता है, 1। तो एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स है, विड्थ कितनी है उसकी, l है, विड्थ क्या होती है,
कि वो जो वन डायमेंशनल बॉक्स है वो कितनी विड्थ का है, एल विड्थ का है, एंड ऑफ इनफाइनाइट हाइट। यही तो थी इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स का मतलब है कि उसकी जो वॉल्स है वो इनफाइनाइट हाइट की है, मतलब पार्टिकल उनसे बाहर नहीं जा सकता, उस बॉक्स के अंदर ही ट्रैप है। मतलब मान लेते हैं ये आपका एक बॉक्स है, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है, मतलब ये जो दीवारें है उसकी इनफाइनाइट पोटेंशियल की है, और ये जीरो है, और ये क्या है आपका एल है। जीरो से एल क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है, वन डायमेंशनल बॉक्स है, एंड ऑफ इनफाइनाइट हाइट। इनफाइनाइट हाइट का मतलब है कि ये जो दीवारें होगी उस बॉक्स की इनफाइनाइट पोटेंशियल की होगी। इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये इनफाइनाइट पोटेंशियल है। The probability that the electron can be located in the left one third of the box, मतलब यहाँ पे कहीं L/3 होगा तो इलेक्ट्रॉन के इस रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ। लेफ्ट साइड पूछ रहा है तो 0 से L/3 में प्रोबेबिलिटी बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पर हम एक डायरेक्ट जनरल शॉर्टकट यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी इन nth स्टेट में, प्रोबेबिलिटी इन nth स्टेट में, nth स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स, मतलब वन डायमेंशनल बॉक्स जो है 0 टू एल, स्मॉल एल ले लेते हैं एक्सप्रेशंस में, लेकिन हमें स्मॉल एल की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, कैपिटल एल के इक्वल दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी इन nth स्टेट, मतलब किसी भी nth स्टेट में n की वैल्यू 1 होगी तो ग्राउंड स्टेट हो जाएगी, n की वैल्यू 2 होगी तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। लेकिन हमें ग्राउंड स्टेट की बात कह रहा है तो हमें n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, एक्सप्रेशन में 1 लेनी पड़ेगी। हम जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का इन nth स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल बॉक्स की, जिसकी विड्थ क्या है, 0 टू l है, और किसी भी रीजन में निकालेंगे L1 से L2, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, x बाय एल माइनस 1/2n पाई साइन ऑफ 2n पाई x बाय एल, और यहाँ पे लिमिट क्या होगी, L1 से L2, मतलब L1 से L2 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी पार्टिकल के पाए जाने की, x की जगह पहले आप अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, और बाद में क्या रख देंगे, लोअर लिमिट। ये L1 से L2 है, जैसे हमारे क्वेश्चन में L1 कितना गिवन है आपको, 0, L2 कितना है, L/3, और ये स्मॉल l की जगह क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल L लेना पड़ेगा, और n की जगह कितना रखना पड़ेगा, 1, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। और n की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में जो n होता है वन डायमेंशनल बॉक्स में वो 1 से स्टार्ट होता है, और ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 3, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 4। मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए n जो 1 है वो किसके लिए है, ग्राउंड स्टेट के लिए है। n की वैल्यू जो 1 होगी वो ग्राउंड स्टेट के लिए है, n की वैल्यू 2 होगी वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए होगी, और n की वैल्यू जो 3 होगी वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए होगी, और n की वैल्यू 4 जो है वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए होती है। अब आपसे कौन सी स्टेट में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा था तो n की वैल्यू क्या लोगे, 1, तो यहाँ पे रख लेते हैं अब हम। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, x बाय कैपिटल L माइनस 1/2 पाई साइन ऑफ 2 पाई x बाय कैपिटल L, और 0 से L/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं, तो x की जगह L/3 रखोगे तो L/3 और L नीचे है तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, माइनस का 1/2 पाई साइन ऑफ, यहाँ पे L/3 रखोगे तो L से L कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 पाई/3। ये तो अपर लिमिट रखने पे आ गया, माइनस जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और साइन के अंदर भी 0 रखेंगे तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो 0 रखने पर 0 वैल्यू ही आएगी आपकी। सो इसको सोल्व करेंगे अब हम, 1/3 माइनस 1/2 पाई गुणा में साइन 2 पाई/3,
साइन 2π/3 कितना होता है, साइन 2π/3 ये कितना होता है, साइन 2π/3। साइन पाई की जगह 180 डिग्री रखोगे तो साइन ये 120 डिग्री बन जाएगा। π/3 60 डिग्री होता है, 2 से गुणा करोगे 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री करके निकाल सकते हो। साइन 90 में क्या हो जाएगा चेंज, साइन 30 सॉरी साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस 30 डिग्री। 90 प्लस कुछ ऐड हुआ है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब कोस 30 डिग्री ही आएगा ओनली। और कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। मतलब यहाँ पे आप क्या रखोगे, √3/2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 माइनस का √3/4 हो जाएगा आपका। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1/3 माइनस का √3/4 था। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 तिये 12 पाई और 4 पाई माइनस 3√3। अब 4 पाई की वैल्यू देखो, आपसे जो क्वेश्चन में आंसर पूछा जा रहा है वो नियरली पूछा जा रहा है, तो पाई की जगह 3.14 होता है तो नियरली हम 3 ले लेते हैं और ये 1.73 होता है। और बाय 12 गुणा में पाई की वैल्यू हम 3 के करीब ले लेते हैं, तो 4 तिये 12 माइनस ये क्या होगा, 3 तिये 9, 7 तिये 21 पॉइंट ये 5 हो जाएगा, बाय 12 तिये 36। और अब हम क्या करते हैं, 5.19 है तो इसको करीब 5 लिखकर 12 में से 5 गए 7, 7/36 लिख लेते हैं। और 7 को जब हम 36 से भाग करेंगे तो 0. ये 70 हो जाएगा। और देखो अब जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन थे 0.20, 0.40, 0.60, 0.80। अब देखो अगर हमने थोड़ा सा क्या किया, मतलब सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो यहाँ पर ये करीब करीब 2 के करीब चला जाएगा, 36 दूनी 72। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 0.20 के नियर अबाउट आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो इसको आप एक्यूरेटली सोल्व भी कर सकते हो, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 0.20 आएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगी 0 से लेकर L/3 लग पाए जाने की इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, 0.20 होगी आपकी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई अगर एक इजी वे में करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हो, थोड़ा सा कि इसको हम क्या लिख लेते हैं, 1.73 की मल्टीप्लाई की इसको नियरली 5 लिख लेते हैं और फाइनली हम कर देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा 0.20। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। मतलब एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है, मतलब मान लेते हैं उसका चार्ज कितना है, क्याउ, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज हुआ है, मतलब वो शुरू में किस में था, रेस्ट में था। इन ए रीजन, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपने उसको रिलीज किया है रेस्ट से, जहाँ पे वेयर देयर इज ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इफ द टू फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है तो पार्टिकल का जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ कैसा होगा ये पूछ रहा है। मीन्स मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपने एक ही डायरेक्शन में ले लिए, पैरेलल है। और एक चार्ज पार्टिकल जो है रेस्ट में था, अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है वो तो क्याउ इंटू ई की लगेगी। एक चार्ज पार्टिकल क्याउ है तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। और मैग्नेटिक फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्याउ वी बी साइन थीटा की। अगर कोई क्याउ चार्ज v स्पीड से b मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल बनाते हुए जाता है तो उसके ऊपर क्या लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है, क्याउ वी बी साइन थीटा। और थीटा क्या होता है यहाँ पर,
एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, ये जो फोर्स है ये कब लग सकती है, जब वेलोसिटी हो, जब स्पीड हो, जब मोशन हो, तभी लग सकती है। लेकिन ये तो चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, ये जो फोर्स है वो लगती ही लगती है। लेकिन ये फोर्स कब लगती है, जब ऑब्जेक्ट किस में हो या फिर जब पार्टिकल किस में हो, मोशन में हो, तब लगती है। क्योंकि v क्या है, उसकी स्पीड है, क्या u क्या है, उसका चार्ज है। मतलब इस फोर्स के लगने के लिए चार्ज का होना जरूरी है, इसके लिए भी चार्ज का होना जरूरी है। लेकिन इसके लिए अगर वो रेस्ट में है तब भी लगेगी, मोशन में है तब भी लगेगी। लेकिन ये इसमें मोशन में होना नेसेसरी है। और जो थीटा एंगल है, वो थीटा एंगल जो है, अगर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री है, उस केस में मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, 0। और लेकिन अदरवाइज अदरवाइज क्या होगी, अदरवाइज क्या होगी, नॉन जीरो। मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 और 180 डिग्री होगी, उस टाइम मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी, 0। अदर केस में जब थीटा, अदरवाइज का मतलब जब थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं है, तब क्या लगेगी, नॉन जीरो लगेगी। मतलब जब थीटा ये नहीं होगा तब वैल्यू लगेगी, तब मैग्नेटिक फोर्स नॉन जीरो होगी। लेकिन 0 और 180 डिग्री के केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या लगती है, 0 लगती है। अब देखिए, अगर ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, क्या हुई की, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, इलेक्ट्रिक फोर्स के लगने की वजह से ये मोशन में आ गया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मतलब इन दोनों के केस में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, 0। मतलब मैग्नेटिक फोर्स ना लगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसके पाथ को क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन ही रखेगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में क्या रखेगी, पाथ को रखेगी उसकी मोशन के। सो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में मूव कराती रहेगी उसको। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं रही, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही तो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो इसकी मोशन कराएगी, और वो उसी डायरेक्शन में कराएगी जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो इसीलिए हमने कहा कि इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कोहेरेंस टाइम ऑफ ए सोर्स, मतलब किसी भी सोर्स का जो कोहेरेंस टाइम है वो कितना गिवन है, 10⁻⁸ इफ द वैक्यूम वेवलेंथ इज दिस, मतलब वो वेवलेंथ जो है वो कितनी गिवन है, ये गिवन है। देन द लाइन विड्थ, और लाइन की जो विड्थ है वो डेल्टा लैम्डा नोट जो है, मतलब वेवलेंथ की टर्म में बतानी है लाइन की विड्थ कितनी होगी, और किस यूनिट में, नैनोमीटर में बतानी है। मतलब आपको लाइन विड्थ जो है किसकी टर्म्स में बतानी है, वेवलेंथ की टर्म में बतानी है, वेवलेंथ की टर्म में। किस टर्म में बतानी है, वेवलेंथ की टर्म में बतानी है लाइन की विड्थ। लाइन विड्थ किसकी टर्म में बतानी है, लाइन विड्थ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की टर्म में आपको बतानी है कि लाइन की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कितनी होगी। तो आपको कोहेरेंस टाइम गिवन है किसी भी सोर्स का, और वैक्यूम वेवलेंथ मतलब लैम्डा नॉट गिवन है। तो लाइन विड्थ पूछ रहा है, और लाइन विड्थ की जो यूनिट है वो नैनोमीटर है, इसका मतलब वेवलेंथ की यूनिट में पूछ रहा है, इसलिए डेल्टा लैम्डा नॉट लिखा था। अगर डेल्टा न्यू लिखा होता तो वो फ्रीक्वेंसी की टर्म में पूछ रहा होता। तो अब हमें पता है जो कोहेरेंस टाइम होता है डेल्टा टी सी, वो किसके इक्वल होता है, 1/डेल्टा न्यू। डेल्टा न्यू क्या होता है, लाइन विड्थ होती है इन फ्रीक्वेंसी की टर्म में, मतलब ये फ्रीक्वेंसी विड्थ है उस लाइन की, मतलब लाइन विड्थ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर वो आपसे कोहेरेंस टाइम देके लाइन विड्थ फ्रीक्वेंसी की टर्म में पूछता
तो आप इस रिलेशन का यूज कर लेते हैं हम, तो डायरेक्ट ही हो जाता डेल्टा न्यू इक्वल टू 1/Δt, और डेल्टा टी 10⁻⁸ सेकंड था, तो डेल्टा न्यू क्या आ जाएगा, 10⁸ आ जाएगा। तो अगर उसने लाइन विड्थ आपसे फ्रीक्वेंसी की टर्म में पूछी होती तो इस रिलेशन को हम यूज कर लेते और इजिली क्वेश्चन कर लेते, लेकिन उसने जो आंसर पूछा है वो वेवलेंथ की टर्म में पूछा है, डेल्टा लैम्डा नोट पूछा है नैनोमीटर यूनिट में। तो अब हमें अब सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लाइन विड्थ इन फ्रीक्वेंसी की टर्म में निकालनी पड़ेगी। तो डेल्टा न्यू क्या आ जाएगा, 1/Δt आ जाएगा कोरेंस टाइम, और कोरेंस टाइम मतलब डेल्टा न्यू जो होगा 1/Δt कोरेंस टाइम आ जाएगा। तो इसका डेल्टा टी कोरेंस टाइम हमें गिवन है 10⁻⁸ सेकंड, तो ये सेकंड लिख दिया। और ये डेल्टा न्यू जो है ये 10⁸ सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स की यूनिट को क्या लिखते हैं हम, हर्ट्ज लिखते हैं। मींस क्या है कि डेल्टा न्यू जो है 10⁸ हर्ट्ज आएगा। क्या आएगा, डेल्टा न्यू 10⁸ हर्ट्ज आएगा। मतलब लाइन विड्थ इन फ्रीक्वेंसी टर्म में क्या आ गई, 10⁸ हर्ट्ज आ गई। मींस डेल्टा न्यू जो था 10⁸ सेकंड इनवर्स आया था, और सेकंड इनवर्स को हम हर्ट्ज लिखते हैं, इसलिए 10 डेल्टा न्यू जो है वो 10⁸ हर्ट्ज लिखा गया। और हमें ये भी पता है कि अब अभी तो हमने लाइन विड्थ किसकी टर्म में निकाली है, फ्रीक्वेंसी की टर्म में। अब हम किसकी टर्म में निकालेंगे, वेवलेंथ की टर्म में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वेवलेंथ की टर्म में पूछ रहा है। सी किसके इक्वल होता है, लैम्डा इंटू न्यू के, तो लैम्डा किसके बराबर होगा, सी बाय न्यू के। दोनों साइड डेल्टा लेंगे तो डेल्टा लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, सी तो कांस्टेंट था, न्यू नीचे है, तो इसका डेरिवेटिव -1 आगे और एक पावर कम करेंगे तो न्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू न्यू का क्या हो जाएगा, डेल्टा न्यू। मतलब ये इससे आप समझ सकते हो कैसे आया है। डेल्टा का अगर डेरिवेटिव करना चाहो डेरिवेटिव कर लीजिए, या डायरेक्ट याद रखिए डेल्टा लैम्डा और सी क्या है, कांस्टेंट, और न्यू की पावर -1 ऊपर आएगी, तो -1 आगे, न्यू की पावर -2, और न्यू का क्या हो जाएगा, डेल्टा न्यू। तो ये क्या हो जाएगा, सी बाय न्यू का स्क्वायर, माइनस तो बाहर ही आएगा, इंटू डेल्टा न्यू। तो इसको हमने यही चीज लिख रखी है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे तो उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो इस माइनस को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सी बाय न्यू स्क्वायर इंटू डेल्टा न्यू। लेकिन हमें तो क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन लेकिन वेवलेंथ गिवन है। हमने क्या किया, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी से डिवाइड कर दिया, तो 1/c, सी स्क्वायर बाय न्यू स्क्वायर इंटू डेल्टा न्यू। और सी बाय न्यू कितना होता है, लैम्डा, लेकिन हमें क्या दे रखा है, वैक्यूम में वेवलेंथ है, तो इसको हम लैम्डा नोट लिख देते हैं। तो लैम्डा नोट का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, सी इंटू डेल्टा न्यू। अब लैम्डा नोट भी पता है, लैम्डा नोट की टर्म में है, तो इस डेल्टा लैम्डा को हम डेल्टा लैम्डा नोट लिख सकते हैं यहाँ पर। तो लैम्डा नोट का स्क्वायर बाय सी इंटू डेल्टा न्यू। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा नोट की जो वैल्यू थी वो हमें कितनी गिवन थी, 650 नैनोमीटर गिवन थी, तो वो हम यूज कर लेते हैं, 650 गुणा 650 स्क्वायर है, और डेल्टा न्यू किसके बराबर है, 10⁸ है, लेकिन यहाँ पर 10⁻⁸ यूज क्यों किया, क्योंकि ये नैनोमीटर में है, तो इसको हम 650 गुणा में 10⁻⁻9 करेंगे ना मीटर में लाने के लिए, -9 और -9 दोनों का ऐड होके 10⁻⁻18 आ जाएगा, और नीचे सी है तो 3 इंटू 10⁸ होगा। अब यहाँ पे देखिए 10⁸ और 10⁸ तो कैंसल आउट हो गया, 3 नीचे है, 65 गुणा में 65 लिख देते हैं, और 2 जीरो जो है इसके साथ ले जाते हैं, तो 10⁻⁻16 मीटर हो जाएगा। और 65 और 65 की गुणा 4225 आएगी, वो हम निकाल लेंगे, बाय 3 है, इंटू 10⁻⁻16 मीटर। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1400 के करीब आएगा, 1408 गुणा 10⁻⁻16 मीटर। हमें जो यूनिट दे रखी है वो नैनोमीटर में है, तो हम इसमें से 10⁻⁻9 को तो नैनोमीटर लिख देते हैं, तो 10⁻⁻7 रह जाएगी, और -7 को हम 10⁻⁻4 लिख के
और 3 यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, 3 पॉइंट छोड़ के, 3 डिजिट छोड़ के, तो 1.408 इंटू 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर। तो ये क्या लिख सकते हैं, 1.41 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1.41 इंटू 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर, मीन्स ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रे ऑफ लाइट, मतलब लाइट की कोई रे है, मूविंग अलोंग द यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर है ये, इसके अलोंग एक रे ऑफ लाइट मूव कर रही है, अंडर गोज रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, मतलब एक रे ऑफ लाइट इस वेक्टर की डायरेक्शन में आई जो एक यूनिट वेक्टर है, सो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अंडर गोज रिफ्रैक्शन एट एन इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, मतलब दो मीडिया है जहां से इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, मतलब जहां पे दो मीडियम मिलते हैं वहां से रिफ्रैक्शन हुआ है, ऐसा ही होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। विच इज द एक्स जेड प्लेन, मतलब जो इंटरफेस है वो एक्स जेड प्लेन है, मतलब वाई एक्सिस क्या होगी, उनके परपेंडिकुलर होगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाई ग्रेटर देन 0 इज 2, मतलब वाई ग्रेटर देन 0 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2 है। वाहिल फॉर वाई लेस देन 0 के लिए कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है आपसे, आर पूछ रहा है, सो कौन सा आंसर सही होगा। हम मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस है। सो हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड, हम जो है ये जो प्लेन है इसी को, ये जो हमारा एक्स जेड प्लेन गिवन है यही तो इंटरफेस है हमारा, और इस इंटरफेस में ये हमारी वाई एक्सिस थी, ऊपर जो है पॉजिटिव वाई है, नीचे नेगेटिव वाई है, मतलब ऊपर जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 है, म्यू की वैल्यू ऊपर 2 है, और नीचे म्यू की वैल्यू कितनी है, √5/2 है, मतलब ऊपर जो है वो y ग्रेटर देन 0 वाला रीजन है और नीचे y लेस देन 0 वाला रीजन है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, अब कह रहा है ये कि एक रे ऑफ लाइट आई, और वो रे ऑफ लाइट इस यूनिट वेक्टर के अलोंग आई, इसमें देखो x, इसमें आई कैप वाला कंपोनेंट भी नेगेटिव है, और जे कैप वाला कंपोनेंट भी क्या है, नेगेटिव है। मीन्स क्या है कि आई कैप वाला जो कोफिशिएंट है वो भी नेगेटिव, और जे कैप वाला कोफिशिएंट भी नेगेटिव, मतलब ये जो रे है वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रही होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही होगी, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, क्योंकि आई कैप के साथ वाला भी नेगेटिव, जे कैप वाला भी नेगेटिव, तो ये कौन से कम क्वाड्रेंट में जा रही होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही होगी रे। तो हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए कि यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं कि एक रे ऐसे आई इस तरह से, और वो ऐसे जा रही है, तो ये जो रे है इंसिडेंट रे है, और ये जो रे है वो मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 2 था, और इसका म्यू कितना है, √5/2, तो नीचे कितना है, √5/2, और ये वैल्यू 3 से कम होगी, मतलब 2 से ज्यादा होगी, 3 से कम होगी, तो ये बात श्योर है कि ये जो वैल्यू होगी वो 2 से कम आएगी, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो ऊपर वाला किसकी तरह बिहेव करेगा, डेंसर की तरह, और नीचे वाला किसकी तरह बिहेव करेगा, रेयरर की तरह। तो ये इंसिडेंट रे थी, और ये जो है यहाँ पर ये मान लेते हैं आपने नॉर्मल बना दिया, ये क्या बना दिया आपने यहाँ पे, नॉर्मल, और ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है आपकी, और ये डेंसर की तरह बिहेव होगा, ये रेयरर की तरह। तो ये जो रे इंसिडेंट रे जो ऐसे जा रही थी ये नॉर्मल से अवे क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, तो ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से अवे बेंट क्यों हुई, क्योंकि जब रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंट हो जाती है, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल से अवे बेंट हो गई, मतलब ये आपका क्या है, आर है, और ये आपका क्या है, थीटा है। तो आपको क्या निकालना है, आर निकालना है,
और थीटा आपको निकालना पड़ेगा। म्यू पता हो जाएगा, थीटा आपको पता लग जाए, म्यू ये भी पता है, तो आर आपका निकल जाएगा स्नेल्स लॉ का यूज करके। सो फाइनली आपको क्या निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। कैसे भी करके थीटा निकालिए। म्यू गुणा में साइन थीटा इक्वल टू √5/2 गुणा में साइन आर। इसका नाम म्यू1 रख देता हूं, इसका नाम म्यू2 रख देता हूं एक बार के लिए। अब देखिए क्या करेंगे आगे। अब हमें फाइनली क्या निकालना पड़ेगा, पहले थीटा निकालना पड़ेगा। वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो रे हमारी आई है इसके अलोंग, वो ऐसे जा रही थी, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और ये डायरेक्शन क्या थी, -i कैप माइनस का 2j कैप बाय √5। सो इसको क्या लिख सकते हैं हम, -1/√5 i कैप और माइनस का 2/√5 j कैप। मतलब अगर x में अगर हम ये देखें कि इसका जो लेंथ है x में ये कितनी होगी 1/√5, और y में ये जो लेंथ है वो कितनी होगी 2/√5। इसको ऐसे कर सकते हैं। और हमें ये एंगल चाहिए, और अगर हमें ये एंगल चाहिए तो अगर हमें कैसे भी ये एंगल मिल जाए तो हमारे ये एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल हो जाएंगे ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, जिसके साथ दोनों एंगल बनता है वो क्या होता है आपका बेस होता है। तो ये क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है आपको। लेकिन हमें तो यहाँ पे अगर साइन थीटा निकल जाए तो हमारे लिए और भी अच्छा है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हम साइन थीटा निकाल ले तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 1/√5 है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर क्या होगा, यही तो होगा परपेंडिकुलर आपका। और ये किसके बराबर है 1/√5 के, और हाइपोटेन्यूज कितना है 1। तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1/√5 के बराबर आ जाएगा। मतलब आपको साइन थीटा मिल गया। अब आप क्या करोगे, ऐसे जो रे आ रही थी वो रे जो है वो जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन नॉर्मल से अवे बेंट हो गई। तो ये एंगल क्या था आर, और ये एंगल थीटा था, तो इसका साइन ऑफ थीटा हमने निकाल लिया, और हमें आर निकालना है। और इस साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था 2, और इस साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या था √5/2। क्योंकि यहाँ पर ये डेंसर था, ये रेयर था, इसलिए ये नॉर्मल से अवे चली गई। ये आपका क्या था नॉर्मल। और ये रेयर क्यों बना, क्योंकि ये वैल्यू 2 से ज्यादा लेकिन 3 से कम होगी। मतलब ये वैल्यू 2 से कम आएगी, और ये वैल्यू अगर 2 से कम आएगी तो ये किसकी तरह यूज होगा, रेयर की तरह, और ये किसकी तरह यूज होगा, डेंसर की तरह। अब देखिए क्या करोगे, स्नेल्स लॉ लगाइए। स्नेल्स लॉ का यूज करोगे तो म्यू1 गुणा में साइन थीटा इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन आर, यही होगा। और साइन आर किसके बराबर आएगा, म्यू1/म्यू2 गुणा में साइन थीटा। और म्यू1 कितना है 2, और म्यू2 कितना है √5, और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। और साइन थीटा किसके बराबर था 1/√5 के। तो 2 दूनी 4 और बाय 5 हो जाएगा साइन आर। तो आर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। सो इसका आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स 4/5 क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आपका। सो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, साइन इनवर्स 4/5। सो ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। सो ये क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में किए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, मतलब माइंड ब्लोइंग। मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको सोचने का ज्यादा, मतलब कंसेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं। आपको पता है स्नेल्स लॉ लगेगा, लेकिन वो थीटा कैसे निकालोगे, कैसे आप उस यूनिट वेक्टर को किस क्वाड्रेंट में लेके जाओगे, फिर उससे आप साइन थीटा कैसे निकालोगे, फिर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे। तो देखिए स्नेल्स लॉ को उसने कैसे अप्लाई करवाया आपसे। इसीलिए जो पीजेटी फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं। कंसेप्ट और माइंड और प्रैक्टिस, इन तीनों चीजों का यूज करके आपको करने होते हैं। सो फाइनली जो इसका आंसर आया वो ए आया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए वीडियोज को।
थैंक यू सो मच अगेन।